हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीयूईटी के फिजिक्स सॉल्यूशन जो कि 30 अगस्त 2022 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 31 है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल इन अल्फा डीके ऑफ आर ए विल बी। आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो देखो, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम, और बाद में हम क्या करेंगे, डेल्टा एम की मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वेयर में। लेकिन सी स्क्वेयर में मल्टीप्लाई तब करना चाहिए जब ये आपको किलोग्राम में गिवन है, तो आंसर आपका जूल में आ जाएगा। लेकिन सारे आंसर यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एम को फाइंड करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 की। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा सीधा। तो डेल्टा एम पहले फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा एम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी कुछ इस तरह से होगी, आर ए कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम प्लस रेडॉन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके मास को माइनस कर देंगे रेडियम के मास से। तो डेल्टा एम इक्वल टू कितना होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू में 931.5। अब इसमें हम मास क्या लेंगे, तो आर एन का मास कितना है 222, तो ये हो जाएगा 222.01750 प्लस मास ऑफ हीलियम कितना है, वो है 4.000260 और माइनस मास ऑफ रिएक्टेंट रेडियम का मास है 226 226.02540। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये आएगा माइनस से प्लस हम उसका मोड ले लेंगे और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 0.00529 मल्टीप्लाई 931.5, सो इट विल बी इक्वल टू 4.85। कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कोरस्पॉन्डिंग टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट टी इक्वल टू 0। देखो टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा, कंडक्शन बैंड तो एम्प्टी होगा कंप्लीटली और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर, इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा वो हमें चूज करना है। देखो यहाँ पर तो कंडक्शन बैंड में भरा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली है और वैलेंस बैंड में सब कुछ भरा हुआ है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। बाकी इसमें देख लेते हैं, इसमें भी कंडक्शन बैंड में कुछ ना कुछ है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे। जहाँ पर कंडक्शन बैंड बिल्कुल एम्प्टी है और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, वही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है, उसको आप रेक्टिफायर से पास करवाओगे तो आपको डीसी करंट मिल जाएगी। कह लीजिए कि जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी वो किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, उसमें नेगेटिव डायरेक्शन नहीं होगी। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को यूनिट डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करने का काम ये करता है। तो इट कन्वर्ट डीसी टू एसी नहीं, इट कन्वर्ट एसी सिग्नल टू यूनि डायरेक्शनल पल्सेटिंग सिग्नल। तो देखो ये यूनि डायरेक्शनल हो गया, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डीसी नो, देखो लेवल डिक्रीज इंक्रीज नहीं करता, वो सिर्फ एसी को यूनि डायरेक्शनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर। फिर उसके बाद हम फिल्टर भी लगाते हैं ताकि हम प्योरली डीसी फॉर्म हमें मिल जाए। 34, अ फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड विद बैंड गैप ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कैन डिटेक्ट। तो इनमें से किसको डिटेक्ट कर पाएगा, तो देखो अगर मैं यहाँ से वेवलेंथ निकालूँ तो जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी है, और ये कब डिटेक्ट कर पाए, जब एनर्जी की वैल्यू एच सी अपॉन लैम्डा से लेस हो। अब ये एनर्जी कितनी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ से मैं फाइंड करूँगा एच सी अपॉन लैम्डा। देखो जब आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 12,400 अपॉन में लैम्डा एंगस्ट्रॉन में, ये तब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी दी हुई, तो मैं इसी फॉर्मूला का यूज़ कर लेता हूँ। ये 12400 और लैम्डा में निकालेंगे एंगस्ट्रॉन में। अब इससे लैम्डा इक्वल टू लैम्डा लेस देन और इक्वल टू आएगा 4130 एंगस्ट्रॉन। तो जो विजिबल लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। तो यहाँ पर ये 4130 एंगस्ट्रॉन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो फोटो डायोड होगी वो विजिबल रीजन को पार्सली डिटेक्ट कर लेगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट सोन, यहाँ पर 0.2 मिली एम्पेयर का करंट है, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा और ये डायोड है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 0.3 वोल्ट।
और यहाँ पर 5 किलो ओम का फिर से एक रेजिस्टेंस है। तो होगा कि करंट इस तरह से फ्लो करेगा, तो इसको तो हम इग्नोर कर देंगे, और ये जो डायोड है ना इसको हम रिप्लेस कर देंगे कुछ इस तरह की, एक रेजिस्टेंस ये रहा, फिर यहाँ पर एक डायोड, फिर यहाँ पर एक बैटरी या सोर्स ऑफ ईएमएफ कह सकते हैं, जिसको हम लेंगे 0.3 वोल्ट कंसिडर करेंगे। मैं पीएन जंक्शन डायोड को रिप्लेस कर दिया इस सिंबल से, और यहाँ पर 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अब करंट कितना है 0.2 मिली एम्पियर, यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट बी। तो अब मैं अगर यहाँ पर पोटेंशियल लिखो तो देखो वी ए एक पोटेंशियल हो गया, फिर उसके बाद हमें मिलेगा 5 किलो ओम की वजह से पोटेंशियल, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी वो क्या होगा, एक तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको इसकी वजह से मिलेगा, इसकी वजह से मिलेगा, और 0.3 वोल्ट की वजह से मिलेगा। तो 0.2 मिली मतलब 10 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3, एक तो ये पोटेंशियल होगा। फिर बैटरी की वजह से मिलेगा 0.3 वोल्ट का, फिर ये 5 किलो ओम का है तो 5 इंटू 10 की पावर 3, और इसमें करंट की मल्टीप्लाई कर दो 0.2 इंटू 10 की पावर -3, ये भी -3 होगा। तो ये तो आ जाएगा कितना 1 प्लस 0.3, और ये भी कितना आएगा प्लस के 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2.3 वोल्ट। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.3 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1, इन एलईडी एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो बिल्कुल जब आप एलईडी में अगर आप करंट फ्लो करवाते हो तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें फोटोन्स मिलते हैं, तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, एलईडी आर फैब्रिकेटेड यूजिंग हैवली पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट स्पॉन्टेनियस रेडिएशन अंडर एबी कंडीशन। तो बात सही है कि हम एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बायस या फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करते हैं, तब जाकर के जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से हमें एलईडी ग्लो करती हुई दिखेगी, यानी कि उससे फोटोन निकलेंगे। तो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, सम वायरलेस कम्युनिकेशन आर गिवन फॉलोइंग, सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दी देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लो टू हाई बैंड रेंज। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में इसको लिखना है। तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ, सीरीज सर्विस और फ्रीक्वेंसी बैंड, जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्टिंग होती है 540 से 1600 किलोहर्ट्ज, स्काई वेव प्रोपोगेशन होता है 3 to 30 मेगाहर्ट्ज, एफएम ब्रॉडकास्ट होता है 88 to 10⁸ मेगाहर्ट्ज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन गीगाहर्ट्ज रेंज में की जाती है। तो इन सब में से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, एम ब्रॉडकास्ट, एम मतलब सबसे पहले सी, फिर सी के बाद स्काई वेव कहाँ पर, यहाँ पर बी के बाद एफएम ब्रॉडकास्ट, एफएम मतलब डी, और डी के बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन मतलब ए। तो सी बी डी ए ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा, और ऐसा आ रहा है ऑप्शन डी में, सी बी डी ए, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अ करंट वेव ऑफ पीक वोल्टेज 12 वोल्ट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ मैसेज सिग्नल, व्हाट शुड बी द पीक वोल्टेज ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन ऑर्डर टू हैव अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, हमें 75% चाहिए, तो पीक वोल्टेज कितना होगा ये पता करना है। तो देखो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वीएम अपॉन में वीसी, यहाँ पर हमें वीसी दिया हुआ है 12 वोल्ट, वीएम फाइंड करना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना है 75%, 75% का मतलब हो गया 75/100, ये वीएम फाइंड करना, और ये वीसी कितना है 12, तो वीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 इंटू में 75 डिवाइडेड बाय 100, सो इट विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज किससे होगा। देखो ये मैंने आप इससे पहले वाले पार्ट में भी करवाया हुआ है, जैसे कोई भी कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, कंडक्टर है स्फेरिकल, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और बाहर होती है के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब बाहर वो इन्वर्सली आर के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, और अंदर रहेगी 0, और सरफेस पर मैक्सिमम रहती है जो कि के क्यू अपॉन जो भी उसका रेडियस है उसका स्क्वायर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। तो इनमें से इनसाइड मतलब जब आर की वैल्यू आर से कम है तो 0 होगी, तो ये तो नहीं हुआ, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 0 दिखा रखी है और उसके बाद वो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन एन एलसीआर सीरीज सर्किट containing resistance R1, L1 and C1, give the resonance frequency F as a second similar R2, L2, C2. If two circuit are connected in series, then the frequency of the combined circuit कितना होगा। तो आप एक बार LCR सर्किट ले रहे हो, LCR L1 C1 R1, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें F। एक सर्किट हम इस तरह से ले रहे हैं
कि उसमें L2, C2 और R2 है, ठीक है। इसमें भी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो F है। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी होगी कंबाइंड सर्किट की वो कितनी हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर L1 को एक और L1 से हमने कनेक्ट कर दिया, C1 को एक और C1 से हमने कनेक्ट कर दिया और R1 को हमने R2 से कनेक्ट कर दिया। तो ये L1 L2, C1 C2, R1 और R2। तो आप ये देखो, ये दोनों इंडक्टर किस में, सीरीज में, दोनों कैपेसिटर सीरीज में, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में। तो पहले इनका इक्विवेलेंट LCR फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट आता है R1 प्लस R2। लेकिन दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन में एडिशन। और यही अगर आप इंडक्टर को सीरीज में लगाओगे तो उनका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा L1 प्लस में L2। अब ओमेगा का फॉर्मूला एक्चुअली होता है 1/√LC, जो फ्रीक्वेंसी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC होती है। अब देखो ओमेगा और एफ में बस इतना फर्क है, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। तो यहाँ पर मैं अगर f लिखूँ तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2π√LC। दूसरा इसमें मैं बोल रहा है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, मान लो ये f1 और ये f2, तो ये दोनों इक्वल है, मैं f के बराबर मान लेता हूँ। इसका कंक्लूजन ये होगा कि अगर f1 की वैल्यू f2 के इक्वल है तो f1 कितना होगा 1/2π√L1C1 और f2 कितना होगा 1/2π√L2C2। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि L1C1 की वैल्यू L2C2 के इक्वल आएगी, ठीक है। अब जो इनका रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, या फाइनल कह लेते हैं इसको, ओमेगा कह लो या आप एफ कह लो, एक ही बात है, क्योंकि एफ दे रखा तो मैं एफ निकाल लेता हूँ, ओमेगा यूज नहीं करते हैं, बात वही रहेगी। लेकिन अब एफ रिजल्टेंट कितनी होगी, तो वो होगी 1/√LC, कौन सी वाले, इक्विवेलेंट वाले, इंटू में 1/2π, 2π से खैर कोई फर्क पड़ेगा नहीं अपने आंसर पे। तो 1/2π√L इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट। ओके, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टर एंड कैपेसिटर। L इक्विवेलेंट कितना है, L1 प्लस में L2, मल्टीप्लाई कर दो इसकी C1 C2 से अपॉन में C1 प्लस C2। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो FR इक्वल टू आएगा, देखो 1/2π रूट में इस पूरे की हम इस पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो L1 C1 आएगा और यहाँ से L2 C2 आएगा। देखो ये C1 प्लस C2 यहाँ पर नीचे, तो ये तो चले जाएगा न्यूमरेटर में, और C1 C2 L1 प्लस L2, ठीक है। अब इनके अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो FR इक्वल टू आएगा 1/2π C1 प्लस C2 अपॉन में L1 C1, यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में एक्चुअली, तो L1 C1 डॉट C2 आ जाएगा, L1 C1 C2 प्लस फिर यहाँ पर ये L2 C1 C2 आएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ से L2 C2 की वैल्यू को क्या पुट करूँगा, L1 C1, तो कितना आ जाएगा एज इट इज़ है L1 C1 C2 प्लस L2 C2 की जगह पर आ गया L1 C1 और यहाँ पर C1। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कॉमन है वो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 1/2π√C1 प्लस C2 अपॉन में, आप यहाँ पर देखो L1 और C1 कॉमन है तो उसको कॉमन निकालो, L1 C1 कॉमन निकालो तो यहाँ से क्या बचेगा C2 प्लस यहाँ से क्या बचेगा C1। तो आप ये देखो C1 प्लस C2 और ये भी C2 प्लस 1 एक ही बात है, हट जाओ, इसको कैंसिल कर दो। तो FR कितना आ गया 1/2π रूट में L1 C1। और आप ये देखो हमारी फ्रीक्वेंसी यही तो थी, अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखूँ तो 1/2π और 1/2π ये आएगा 1/√L1 C1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है FR वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जितनी पहले थी उसी के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कि जो नई फ्रीक्वेंसी होगी वो अभी भी जब आपने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया उतना ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अभी भी रहेगी। तो इसको आप डायरेक्टली रिजल्ट भी ध्यान रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना सोल्व करने की बजाय डायरेक्टली आप ध्यान रखो कि जब आप दो कॉम्बिनेशन को डायरेक्टली सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो अभी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।